आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा, जैसे आप लोग एक बात जानते हैं कि हमने ये PYQ सीरीज शुरू की है, जिसमें हम लोग जो CGL का पेपर 2024 में आयोजित हुआ उसके अलग अलग शिफ्ट्स आप तक एनालिसिस के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। आज जो हमारे पास शिफ्ट है वो है 17 सितंबर 2024 को जो SSC CGL का पेपर आयोजित हुआ, शिफ्ट नंबर 1 यानी सबसे सुबह वाली शिफ्ट। चलिए, तो इसमें जो GK GS के क्वेश्चन है आइए एनालाइज करना शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या बोलता है, 1854 का वुड डिस्पैच मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था? वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 प्राइमरीली डेल्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर्स। इस क्वेश्चन से हमको ये पता चलता है कि अब SSC ने CGL में अप्रोच अपनी ऐसी रखी है कि ऐसे टॉपिक्स जिसको अक्सर छोड़ दिया जाता है या है वो टॉपिक सिंपल लेकिन वो ट्रेडिशनली पूछे नहीं जाते रहे और इसलिए बच्चे ट्रेडिशनली उनको छोड़ते रहे। अब ऐसी स्थिति में CGL ने इस पर्टिकुलर शिफ्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बीच बीच से पूछे, अगेन जिसका टॉपिक सिंपल है, आंसर में कोई टफ चीज नहीं है, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है वो टॉपिक और वहां से उसने पूछा है। तो जिससे हमको अपनी तैयारी कैसे रखनी है कि इस एनालिसिस के माध्यम से हमको ये पता चल रहा है कि ना सिर्फ हमको वो टॉपिक्स पढ़ने जो कन्वेंशनल रूप से इंपॉर्टेंट है, बल्कि वो भी जो कि पूछे नहीं जा रहे हैं, है ना, वो छुप गए हैं, छोटे छोटे बीच बीच की चीजें, वो भी अब वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे वुड्स डिस्पैच की बात करें तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम है चार्ल्स वुड, और चार्ल्स वुड ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य भी थे, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, और साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था, तो उसके प्रेसिडेंट भी हैं। तो इनने क्या किया, 1854 में एक ड्राफ्ट, डिस्पैच मतलब होता है ड्राफ्ट, एक दस्तावेज तैयार किया एजुकेशन को लेके, और उस समय के गवर्नर जनरल जिसका नाम था डलहौजी, उसको पेश किया, और फिर ये जो वुड्स डिस्पैच है ये अपना लिया गया और इसी के आधार पे उस समय भारत में एजुकेशन आगे बढ़ाई गई। अब इनने क्या बोला था वुड्स डिस्पैच में, इनने बोला था कि जैसे प्राइमरी स्कूल्स में वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस यानी जो लोकल रीजनल भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं, उस भाषा में शिक्षा दी जाए। हाई स्कूल्स में एंग्लो वर्नैक्युलर यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है और वर्नैक्युलर दोनों में शिक्षा दी जाए, और कॉलेज स्तर पे इंग्लिश लैंग्वेज में शिक्षा दी जाए। यानी ये क्लास क्रिएट कर देंगे इंडियंस की जिसको इंग्लिश भी आती है और लोकल लैंग्वेज भी आती है। तो जाहिर सी बात है ऐसी क्लास फिर ब्रिटिशर्स को सर्व करेगी, है ना, मतलब अधिकारी जो लो लेवल के हैं वो तो बन ही पाएंगे। चले, या इनफैक्ट आप कहो कि अगर अधिकारी शब्द आपको समस्या देता है तो जो लो लेवल के जो जॉब्स होते हैं वो इंडियंस को मिल जाएंगे वहां पे। एक और बात है, यहाँ पे मास एजुकेशन पर बल दिया था, तो ये भी कभी कभार ज्यादा अगर डेप्थ में जाएगा तो वुड्स डिस्पैच में मास एजुकेशन पर बल दिया था। अच्छा, इसी वुड्स डिस्पैच के अंतर्गत फिर इंडिया में 3 यूनिवर्सिटीज 1857 में सेटअप होती हैं, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये बात भी दिमाग में रखना, 3 यूनिवर्सिटीज आई थी, तो कुल मिला के एजुकेशन इसका सही जवाब है। चलिए, फिर जो साइंस के क्वेश्चन है, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे, यदि GNP पिछले वर्ष की तुलना में 16% अधिक है और मुद्रास्फीति की दर 9% है तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि हुई क्या? सिंपल है। अब देखो आपसे वो क्या बोलता है कि जो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है, वो 16% हायर देन दी लास्ट ईयर है और रेट ऑफ इन्फ्लेशन 9% है, यानी जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेशन ने जो रेट बढ़ा दिए तो वो आपके GNP में दिख रहा है, लेकिन वो रियल ग्रोथ तो है नहीं क्योंकि वो तो प्राइस इंक्रीज हुए ना। लेकिन जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो तो उसमें इन्फ्लेशन में तो आपको प्राइस दिख रहा है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि रियल ग्रोथ उतनी हुई है कि नहीं भाई। अगर एक बैट एक कंट्री प्रोड्यूस करती है 100 रुपए का, अगले साल भी वो एक ही बैट प्रोड्यूस कर रही है लेकिन उसका प्राइस 100 रुपए से 110 हो गया, तो ये GDP में थोड़ी ना इंक्रीमेंट मानना चाहिए, क्योंकि जो गुड्स और सर्विसेज है वो तो आपका वहीं का वहीं है। हाँ, आपने प्राइस बढ़ा दिया है कि नहीं, तो इसलिए हम लोग वहां पे भी GDP में भी क्या कॉन्सेप्ट लेते हैं, बेस ईयर का, कि भाई बेस ईयर हमारा 2011-12 है, ताकि जो प्राइस बढ़े हैं वो फिर हम काउंट ना करें, उसी ईयर के आधार पे देखें कि कितना गुड्स और सर्विसेज बढ़ रहा है, ना कि प्राइस कितना बढ़ रहा है। अब जाहिर सी बात है अगर आपका GNP 16% हायर देन दी लास्ट ईयर है और जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है तो इससे प्राइस बढ़ गए 9%, तो प्रोडक्शन कितना हुआ, इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो रियल ग्रोथ कितनी है, तो 16 में से 9 माइनस कर दो भाई, ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। तो 7% इसका सही जवाब हो गया। रियल GNP ग्रोथ क्या होती है, तो नॉमिनल GNP में से आपको रेट ऑफ इन्फ्लेशन माइनस कर देना है, तो आपको रियल चीज पता चल जाएगी। पेशावर के निकट मर्दन से प्राप्त तख्त है बही नामक शिलालेख से वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन का संकेत मिलता है? जब हम लोग बात करते हैं तख्त है बाही, तो बेसिकली ये क्या है, ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, एक बौद्ध विहार है जहां पे बौद्ध भिक्षु रहा करते थे,
और ये पाकिस्तान में पेशावर के पास मौजूद है। ये एक हिल पे लोकेटेड है, आपको दिख भी रहा होगा जो क्षेत्र है बाकी नीचे हैं। ये इसलिए बहुत बड़ी चीज है क्योंकि ये हिल पे लोकेटेड था ना, इसीलिए ये इतने सालों से अलग अलग आक्रमणकारियों से बचा रहा। अन्यथा दूसरी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज देखो जैसे नालंदा या विक्रमशिला, तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है कि नहीं। जैसे आपको मालूम होगा बख्तियार खिलजी ने नालंदा विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज डिस्ट्रॉय की, तो वैसे ही मैं कह रहा हूं ये डिस्ट्रॉय नहीं हुई क्योंकि ये हिल पे थी तो इसलिए एस्केप कर गई। अच्छा, अब यहाँ पे हमको कुछ शिलालेख भी मिलते हैं और वो शिलालेख किसका संकेत देते हैं, तो आप प्राचीन भारत में नाम पढ़ते हो क्या, विदेशी आक्रमणकारी। और उन विदेशी आक्रमणकारी अगर मौर्योत्तर काल में देखें, मौर्यों के बाद जो काल आया, तो वहां पे याद करो वेस्टर्न एरियाज में कौन आते हैं, इंडो ग्रीक, हिंद यवनी, उनके बाद शक, उनके बाद पार्थियन और उनके बाद कुषाण। तो ये जो पार्थियन है ना, तो उनमें एक रूलर है जिनका नाम है गोंडोफेरनेस। सबसे फेमस पार्थियन रूलर वही है, गोंडोफेरनेस। अगेन हमको क्या पता चला कि हिस्ट्री मैन ने क्या किया है कि ऐसे टॉपिक जो सिंपल है, ये कोई टफ टॉपिक नहीं था गोंडोफेरनेस या पार्थियन, लेकिन यहां से ट्रेडिशनली क्वेश्चन नहीं देखे जाते हैं, बिल्कुल ऑब्सक्योर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। लेकिन इस बार सीजीएल की इस शिफ्ट में यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन तो विशेष रूप से ऐसे देखने को मिले ही। तो तख्त-ए-बाही साइट फेमस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री इन पाकिस्तान है और इंस्क्रिप्शन यहां से डिस्कवर हुए हैं पार्थियन रूलर्स के जैसे गोंडोफेरनेस। तो यही पार्थियन इसका सही जवाब होता है। चलो आओ, पार्थियंस को पहलवास भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने ये बात कर ली, ये भी बात हो गई। चलो, निम्नलिखित में से कौन भारत में निजी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, ऐसा हमने एक और शिफ्ट में देखा था। तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी कौन सी है, एक शिफ्ट में आया था गवर्नमेंट कौन सी, और वहां पे बीएचईएल गवर्नमेंट थी और बाकी 3 प्राइवेट थी। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या पूछा है कि प्राइवेट कौन सी है, तो 3 गवर्नमेंट है आपके सामने। तो सेल और बीएचईएल, ऑयल इंडिया, ये सब गवर्नमेंट है, और जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है, तो बहुत लड्डू क्वेश्चन है, ये आपका प्राइवेट हो गया। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हम बात करते हैं जमशेदजी टाटा ने की, और इसलिए उस जगह का नाम भी अब क्या पड़ गया है बच्चे, जमशेदपुर। सही बात है, चल तो जमशेदपुर पड़ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है अगली, पहली बार प्रो कबड्डी लीग का उद्घाटन कब हुआ, 2014 में हुआ। और ये वाला क्वेश्चन कबड्डी वाला एक दूसरे शिफ्ट में भी 2024 में आपसे पूछा गया था। तो प्रो कबड्डी लीग जैसे आईपीएल आपका फुटबॉल, आईपीएल आपका क्रिकेट में बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है, और जैसे हम लोग देखते हैं कि इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में इंपॉर्टेंट है, वैसे ही बच्चे प्रो कबड्डी लीग, यहाँ पे वैसे ही सिस्टम है कि प्लेयर्स का ऑक्शन होता है, टीम्स खरीदती हैं प्लेयर्स। चलो, तो 2014 में इसकी शुरुआत हुई, जो जवाब है। अब यहाँ पे आप देखो मोस्ट सक्सेसफुल है पटना पायरेट्स, लेकिन जो हाल ही में जीती है वो है हरियाणा स्टीलर्स। यानी हम लोग बात कर रहे हैं 2024 वाला सीजन हरियाणा स्टीलर्स। तो ये आपके करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2024 में हरियाणा स्टीलर्स जीते। मोस्ट सक्सेसफुल कौन है, तो हमने नाम देख लिया बच्चे, मोस्ट सक्सेसफुल है पटना पायरेट्स। क्या नाम है, पटना पायरेट्स। चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला मुक्केबाज को 2022 में अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष और मतदान सदस्य चुना गया। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन का जवाब इंपॉर्टेंट नहीं है, बात यह है कि 2024 के शिफ्ट में 2022 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछना, तो यहाँ पे अगेन एक आलोचना की बात थी कि भाई 2-2 साल पुराने पूछ रहे हो, लेकिन देखो 1.5 साल तो आपको वैसे भी सीजीएल के स्तर पे तो पढ़ना ही होता है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे आया है तो इसको आप बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ बहुत ज्यादा आलोचनात्मक है, लेकिन हाँ जहां पे ऐसे क्वेश्चन है जहां पे 2020 या 21 का करंट अफेयर आया तो वो बिल्कुल ये बात तय है कि भाई वो बहुत ही कम बच्चों को मालूम होता है, कई बच्चे वहां तुक्का लगा के आते हैं, और आपको भी 1.5 साल से पुराना करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे पुराना जो करंट अफेयर का अगर क्वेश्चन आने की संभावना है वो बहुत कम है। और अगर आ भी जाता है, अगर आपने पढ़ा भी हुआ, आपने बहुत मेहनत से 3-4 साल पुराने करंट अफेयर्स पढ़े, लेकिन वो पुराना क्वेश्चन आपसे वो बन जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कितना डेप्थ में वो करंट अफेयर्स पूछ रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है बच्चे। इसलिए 1.5 साल से ज्यादा पुराने करंट अफेयर्स ना पढ़िएगा। तो जो बेनिफिट टू इन्वेस्टमेंट रेशियो होता है ना, तो बेनिफिट बहुत कम है और समय का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, उतने समय में कोई दूसरा विषय जिसमें ज्यादा नंबर आ सकते हैं वो किया जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सी भारतीय महिला मुक्केबाज है 2022 में अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के हेड बन गई, क्या बन गई है, अध्यक्ष बन गई है। तो लवलीना बोर्गोहेन असम से संबंधित हैं, और नाम तो भाई ठीक है कि ये बॉक्सर हैं। अच्छा, क्यों फेमस हुई थी, ब्रॉन्ज मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स। तो टोक्यो ओलंपिक्स बच्चे 2020, लेकिन 2020 में आयोजित हो नहीं पाया था कोविड की वजह से, तो 21 में आयोजित हुआ था, तो उसमें ब्रॉन्ज मेडल इनने जीता था। चलिए, फिर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करें तो ये प्रश्न आ जाते हैं कि इसका हेडक्वार्टर लॉसेन स्विट्जरलैंड, और फॉर्मेशन हुई है 1946। तो बेटा फॉर्मेशन जो अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस, अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन, फुटबॉल,
और आईसीसी, इन सब का एस्टेब्लिशमेंट ईयर बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, कभी भी आ जाता है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है, रटने वाला क्वेश्चन होता है, सीधे नंबर देके जाता है, जिसको नहीं मालूम उसका नुकसान, मालूम है तो कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट मिलते हैं नंबर। तो 1946 में स्थापना, लॉसेन स्विट्जरलैंड में है मुख्यालय। किस वर्ष भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई? महालड्डू क्वेश्चन, 25 जनवरी 1950 को स्थापना की गई, इसलिए हर साल 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे आयोजित किया जाता है। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। और करेंटली बात करें कि हम लोग कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कौन है बच्चे? तो सही जवाब है ज्ञानेश कुमार जी हैं। कौन है? ज्ञानेश कुमार जी हैं। अच्छा, एक और चीज पर चर्चा करें तो बहुत ही लड्डू, जब वो पूछ रहा है तो हम भी लड्डू चीज डिस्कस कर लें। कौन सा आर्टिकल बच्चे इलेक्शन कमीशन का? तो 324। ठीक है, चलो ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया? बहुत इजी क्वेश्चन है। इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट के अंतर्गत ही इंडिया में सबसे पहली बार 3 हाई कोर्ट्स की स्थापना हुई थी। और ये क्वेश्चन उन बच्चों से भी बन जाता जो कि सीजीएल में वैसे भी जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के गए होंगे, क्योंकि ये सीजीएल में इससे पुराने वाले सालों में भी पूछा गया है। तो मैं कई बार बोलता हूं कि एक तो पीवाईक्यू का ये फायदा होता है कि कहां से पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये पता होता है, और एक ये फायदा मिल जाता है हमको कि हमें पता होता है कि कुछ क्वेश्चन जो आ चुके हैं और वो एग्जैक्टली रिपीट हो जाए तो डायरेक्ट एडवांटेज है, जैसे ये। तो इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट है बेटा 1861 का, और इसी के अंतर्गत 1862 में सबसे पहले जुलाई महीने में आता है कलकत्ता हाई कोर्ट, और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट आता है 14 अगस्त को 1862 में, और मद्रास आता है 15 अगस्त 1862। यानी ऑर्डर बड़ा साफ है, सबसे पहले कलकत्ता आया, फिर बॉम्बे आया, फिर मद्रास आया। और जो कैलकाटा हाई कोर्ट है बच्चे, उसके जो पहले जो चीफ जस्टिस होते हैं तो सर बार्नेस पिकॉक, तो पिकॉक साहब हैं पहले चीफ जस्टिस कलकत्ता। तो ऐसे याद रखो कि कलकत्ता में बहुत पिकॉक मिलते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था? इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? हुमायूं। तो 2 क्वेश्चन हिस्ट्री में मैंने आपको ऐसे बताए जो ऐसे सेक्शन से पूछे गए कि जहां से ट्रेडिशनली नहीं पूछा जाता है, लेकिन वो भी टफ नहीं थे। लेकिन हम बात करें मुगल सम्राट बाबर के बेटे का नाम क्या है? तो हुमायूं। तो बेटा बाबर 1526 से 30 शासन किए, उनके बाद उनके बेटे हुमायूं 1530 से 40 शासन किए, और फिर 1555 से 56। तो ऐसा 15 साल का क्या गैप कैसे आ गया? तो आपको मालूम है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ाइयां हुई। ठीक है, जैसे 1539 में हुआ चौसा, तो 1539 में चौसा का युद्ध, इसमें हुमायूं की हार हुई। और 1540 में हुआ कन्नौज की लड़ाई। अब ये जो कन्नौज की लड़ाई है इसे बिलग्राम की लड़ाई भी कहते हैं, और यहाँ पे अगेन हुमायूं की हार हुई, और उसके बाद हुमायूं को इंडिया छोड़ना पड़ा। मीनवाइल हुमायूं पर एक पुस्तक भी है, हुमायूं नामा, जो कि किसने लिखी है बच्चे? उनकी सिस्टर गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम, हुमायूं की सिस्टर, बाबर की बेटी गुलबदन बेगम। और हुमायूं की समाधि कहाँ है? दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा बोलते हैं। किसने बनवाया था बेटा हुमायूं का मकबरा? तो बगा बेगम बोलते हैं, बगा बेगम, इनको हाजी बेगम भी बोलते हैं। ये 2 नाम है लेकिन एक ही पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो इनने बनवाया था। चलिए आगे बढ़े। कौन सी संख्या शतरंज में इस्तेमाल की जाने वाले सफेद मोहरों की संख्या का सबसे अच्छा वर्णन करती है? ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। जब हम लोग चेस की बात करते हैं तो देखो 8:8 यानी 64 टोटल स्क्वायर होते हैं। अब जिस बच्चे को अगर इतना भी मालूम है कि इधर 8 और इधर 8, तो उससे तो बड़ा आसानी से निकल जाता, क्योंकि उसको मालूम है कि भाई इधर 8 है और जो व्हाइट पीस है वो पहले 2 रो में है मान लो, तो 8 × 2 16 हो गया, ब्लैक भी 16 हो गया, मतलब पीसेस यही पूछा है ना कितने हैं, तो 16 है। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें टफ बात नहीं थी। तो ये 16 इसका सही जवाब है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे भी इजी टू मॉडरेट स्तर की शिफ्ट हमको दिखाई दे रही है कि नहीं? कौन सी बीमारी या बैक्टीरिया? क्वेश्चन इजी है लेकिन साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी साइंस के क्वेश्चन डील करेंगे। चलो, कथक से जुड़े भारतीय शास्त्रीय नर्तक की पहचान करें। ठीक है भाई, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, तो हम लोग क्लास में भी पढ़ते हैं कि ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। हम लोग बोलते हैं ना कि भाई पूड़ी खानी है तो सत्य मन से खाओ, इस तरीके से हम याद करते हैं, तो ये कुचिपुड़ी के हैं। अच्छा, इसके अलावा शारोदी सैकिया। अब ये जो है शारोदी सैकिया, ये सत्रिया नृत्य से संबंधित है। रोहिणी भाटे ये हैं जो कथक से संबंधित है, क्वेश्चन का सही जवाब है। केलुचरण महापात्र बहुत ज्यादा फेमस है, इनफैक्ट ओडिशा से पहले व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण सम्मान मिला। इनसे पहले ओडिशा में कभी किसी को पद्म विभूषण ही नहीं मिला, इनको ही सबसे पहले मिला। इनने ओडिशा में इतना ज्यादा ओडिसी नृत्य किया, फिर ओडिशा के बाहर भी किया, तो ओडिसी वरना लोग भूल गए थे, इन्होंने ही रिवाइव किया है। ठीक है, तो ये हमने चारों के नाम भी लिख दिए कि डांस कौन कौन सा है, और रोहिणी भाटे कथक। चलो, कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है, यानी ईस्टर्न घाट? अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी है, बाय ऑप्शंस एलिमिनेट कर दोगे।
अनाईमुडी ये साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये बहुत ही इजी बात थी, 2695 मीटर, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन से बनता है। गारो खासी जयंतिया मेघालय, तो ये तो ईस्टर्न घाट्स में है नहीं। मीजो अगेन मिजोरम वाला क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो ये भी है नहीं। बचा क्या? शेवरॉय, वैसे भी एलिमिनेट कर देते। और अगर मान लो कि जिसको मालूम ही होता तो शेवरॉय, ये तो बहुत फेमस पहाड़ियां हैं तमिलनाडु में, शेवरॉय और जावड़ी। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे बच्चे, शेवरॉय और जावड़ी, ठीक है। यहाँ पे जो शेवरॉय पहाड़ियां हैं, यहाँ पे एक हिल स्टेशन भी है, इसको हम बोलते हैं यरकौद। तो यरकौद एक पॉपुलर हिल स्टेशन भी है, कई लोग यरकौद भी जाते हैं, तो इधर ही शेवरॉय पहाड़ियों में है। तो ये ईस्टर्न घाट्स में है। चलो, पर्यूषण फेस्टिवल किसके द्वारा मनाया जाता है? ये होता है जनरल ऑब्जर्वेशन से बनने वाला प्रश्न। पर्यूषण पर्व सुना है कभी आपने? तो भाई जैन समुदाय का ये पर्व है, ठीक है। और जब पर्यूषण पर्व होता है तो बहुत चर्चा में भी होता है कि भाई पर्यूषण के दिन चल रहे हैं, क्योंकि ये 8 से 10 दिन तक चलता है। असल में क्या होता है कि जो दिगंबर सेक्ट है ना, तो दिगंबर सेक्ट जो न्यूडिटी में विश्वास रखते हैं, वस्त्र त्याग में विश्वास रखते हैं, वो 10 दिन तक ऑब्जर्व करते हैं। और जो श्वेतांबर है, श्वेत मतलब क्या होता है? व्हाइट, तो जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं जैन भिक्षु, तो श्वेतांबर सेक्ट 8 दिनों तक ऑब्जर्व करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, पर्यूषण पर्व के दौरान फोकस होता है इंक्रीज्ड प्रेयर्स पर, मेडिटेशन पर और फास्टिंग पर। क्यों? इनर प्यूरिफिकेशन, अंदर की सफाई के लिए। फॉरगिवनेस पर बल दिया जाता है कि माफ करो, जो भी तुम्हारे मन में है किसी के प्रति कोई भी बात है, गुस्सा है, नाराजगी है, ईर्ष्या है तो ईर्ष्या हटाओ, गुस्सा है तो उसे माफ कर दो, ठीक है। तो ये कुल मिला के एक जैन फेस्टिवल है, अगस्त सितंबर के महीने में लगभग होता है, तो अगस्त सितंबर के महीने में होता है, ठीक है। चलो आगे, एमपी लाइट्स योजना किस वर्ष लागू की गई? तो कुछ फेमस योजनाएं पढ़ने को आपको हमेशा कहा जाता है। एमपी लाइट्स बहुत पुरानी स्कीम है, 1993 की, अभी भी चल रही है। और इसमें क्या होता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, तो वो चुन सकते हैं कि भाई मुझे ये काम करवाना है अपने क्षेत्र में, और कलेक्टर को रिकमेंड करते हैं कि भाई 5 करोड़ रुपए तक की राशि आप यहाँ पे लगाएं, भले रोड बनवा दो या फिर स्ट्रीट लाइट लगवा दो, गार्डन बनवा दो, जो भी है, तो वो रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन अब ये बात है कि भाई ठीक है, एमपी हैज द चॉइस टू सजेस्ट टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर वर्क्स टू द ट्यून ऑफ ₹5 करोड़ पर एनम। लेकिन जो लोकसभा का सदस्य, क्या सिर्फ उसके लिए है? क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती, लिखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा के सदस्य के लिए, ये भी दिमाग में रखो बेटा। जो राज्यसभा के लोग होते हैं तो वो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट नहीं करते, पूरे राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो एक राज्य है मध्य प्रदेश, अब उसको राज्यसभा में 11 सीटें मिली हुई हैं फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये जो 11 सीट जो एमपी से लोग आ गए हैं, उन 11 सीट्स पे आ गए, तो पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थोड़ी ना है। तो ऐसे में वो कोई भी जिला चुन सकते हैं राज्य के अंदर, राज्यसभा का मेंबर, कि भाई मैं अपने राज्य में कोई भी ये जिला चुन रहा हूं, कलेक्टर साहब आप यहाँ का काम करवाओ। तो सर क्या सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके लिए कि नहीं? नॉमिनेटेड के लिए भी है, नॉमिनेटेड के लिए भी है। तो सर नॉमिनेटेड लोग कैसे करेंगे? जैसे मान लो राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन ये तो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है कि नहीं? तो फिर ये कोई भी स्टेट में कोई भी जिला चुन सकते हैं, या एक से ज्यादा जिला भी चुन सकते हैं। तो यानी कुल मिला के सभी के लिए, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सभी के लिए है। चलो आओ आगे बात करें। इनमें से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित नहीं किया गया? बहुत इजी क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मैं फंडामेंटल ड्यूटी आपको बता रहा हूं, देश की रक्षा करना, पहले हम लोग सुन लेते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन है तो ऐसे ही बन जाएगा। देश की रक्षा करना, हाँ ये तो है ना, टू सेफगार्ड कंट्री, डिफेंड कंट्री। फिर नेक्स्ट है आयकर का भुगतान करना, ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं। ना चुनाव में वोट डालना फंडामेंटल ड्यूटी है, जरूरी थोड़ा ना वोट डालना है, नोटा दबाएंगे या वोट ही नहीं डालेंगे, हमारी मर्जी, कोई जबरदस्ती नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इमरजेंसी के टाइम पे 1976 में लाया गया था तो एक उद्देश्य यही था ना, क्योंकि इमरजेंसी लगने से पहले क्या स्थिति थी, लोग सरकारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर भी रहे थे, क्योंकि भाई देश में भयंकर उस टाइम पे माहौल था एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के खिलाफ, तो इसलिए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। तो इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल ड्यूटीज लाई ही इसलिए गई थी कि लोगों को भी पता हो कि भाई कुछ उनकी भी ड्यूटी, ऐसा नहीं कि सिर्फ अधिकार है, राइट है, आपकी ड्यूटी भी है। तो एक ये भी था। तो 2 और 3 नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेफगार्डिंग प्रॉपर्टी और डिफेंडिंग कंट्री, तो यहाँ पे देखो टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, एक ये है, और फिर आप देखो टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक झुग्गी झोपड़ी यानी स्लम एरियाज हैं? अब देखो चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, दिल्ली। अधिकतर बच्चे क्या गेस करते? दिल्ली, जो सही जवाब भी है। यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा स्लम एरियाज कहां पे हैं? दिल्ली। और अगर यही राज्य आ जाए ना तो बेटा महाराष्ट्र चुनना,
तो राज्य आ जाए तो क्या चुनोगे, महाराष्ट्र चुनोगे। तो 18% टोटल स्लम पॉपुलेशन जो देश की है वो महाराष्ट्र में ही है। कारण बड़े साफ है, रैपिड अर्बनाइजेशन है। अच्छा, अर्बन एरियाज की तरफ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन समस्या वो नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे दुनिया में देश हैं जहां पे अर्बनाइजेशन है, लेकिन हर जगह स्लम एरियाज तो नहीं है। तो समस्या पता है कहां है, रैपिड अर्बनाइजेशन होने के साथ साथ दूसरे देशों में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से वैसा बनाया जा रहा है रैपिडली। हमारे यहाँ पे क्या है, अर्बनाइजेशन तो हो रही है लेकिन ना तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा है, आप घर उतने अच्छे बना नहीं पा रहे, सोशल स्कीम्स उतनी इफेक्टिव हो नहीं पा रही, तो इसलिए लोग मजबूरी में स्लम्स में रह रहे हैं। तो महाराष्ट्र फिर आंध्र प्रदेश, चलो तो ये सबसे ज्यादा स्लम वाले स्टेट्स हो गए। और यूनियन टेरिटरी में कौन हो गया, दिल्ली हो गया। भूपेन हजारिका किस राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व में से एक है। तो मैं क्लास में एक भारत रत्न टॉपिक पढ़ाता हूं, तो भारत रत्न जब मैं पढ़ाता हूं तब मैं भूपेन हजारिका जी को, क्योंकि भारत रत्न मिला है तो उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो अगर आपने वो क्लास अटेंड की थी तो बड़ा लड्डू क्वेश्चन था। भूपेन हजारिका साहब असम के सिंगर हैं। कौन है बच्चे, असम के सिंगर हैं भूपेन हजारिका। और यहां पे हम देखें तो 2019 में जब 3 लोगों को भारत रत्न मिला था तो भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी जो आपके प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है, अब तो उनकी मृत्यु हो गई। तो ये 3 लोग हैं जिनको मिला था भारत रत्न 2019 में। 2019 के बाद सीधे फिर 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिला। कर्पूरी ठाकुर जो पूर्व बिहार से संबंधित सीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट बात करें लाल कृष्ण आडवाणी, ये तो डिप्यूटी पीएम रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब पीएम थे ये डिप्यूटी पीएम थे। फिर पीवी नरसिम्हा राव, ये तो पीएम रह ही चुके हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना, उदारवादी लाए थे। उसके अलावा हम देखते हैं निजीकरण किया था, और फिर इसके अलावा वैश्वीकरण, जो पूरे रिफॉर्म्स आए थे, सुधार आए थे, वो इनके टाइम पे हुए थे। चौधरी चरण सिंह साहब, तो भाई चौधरी चरण सिंह साहब जो हैं तो इनको चैंपियन ऑफ पीजेंट्स बोला जाता है। पेजेंट्स यानी फार्मर्स के लिए बहुत कुछ किया, तो ये भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। एमएस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये 53rd व्यक्ति है। चलो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हर साल कितनी राशि मिलती, बहुत लड्डू क्वेश्चन है क्योंकि बहुत चर्चा में रहता है। 2019 में स्कीम शुरू हुई थी, हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं फार्मर्स को, और इसमें 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट मिलती है। मतलब 6,000 एक साथ ना मिलके कैसा मिलता है, तो साल में 3 इंस्टॉलमेंट मिलेंगी, 2,000 इंटू 3, तो 6,000 इसका सही जवाब है। चलो, कैलोरीमीटर जो साइंस के क्वेश्चन है, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उनको किस नाम से जाना जाता है। तो जो साइक्लोन है वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से जाना जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इनको विली विली बोलते हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है क्योंकि ये साइक्लोन में मतलब बड़ा ही जीके वाला क्वेश्चन बोला जाता है इसको, विली विली, बहुत घिसा पिटा, और मतलब एसएससी में कितनी बार इसको पूछ लिया होगा अलग अलग एग्जाम्स में। सीजीएल के हिसाब से तो बहुत आसान है ही। अब यहाँ पे आप देखो, आपको दिख रहा है कैरेबियन सी में क्या बोल रहे हैं, हरिकेन्स बोल रहे हैं साइक्लोन्स को। चाइना सी में क्या बोल रहे हैं, टाइफून बोल रहे हैं। इंडियन ओशियन में तो हम साइक्लोन बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। जापान में टाइफून और टाइफून दोनों शब्द हैं, तो टाइफून चाइना सी में भी है, जापान में भी है। फिलीपींस में भी आप देखोगे कि बैगियो और टाइफून दोनों बोलते हैं। तो टाइफून कहां कहां पे हो गए, चाइना सी, जापान, फिलीपींस। ऑस्ट्रेलिया में विली विली हमारा जवाब है। यूएसए में टॉर्नेडो बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 4 नाम है आपके सामने और 4 ईयर है। ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस, अब देखो यहाँ पे जो 4 चीजें हैं, इंडिया गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, ये बच्चों को नहीं मालूम होता है। इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये भी नहीं मालूम होता है क्योंकि ये बेसिकली करंट अफेयर्स से संबंधित चीजें हैं। लेकिन करंट अफेयर्स कह लो या जनरल ऑब्जर्वेशन कह लो या कहीं पढ़ा हो, लेकिन ये मुश्किल चीजें हैं। इकोनॉमी वाले चैप्टर में आप ऐसे एग्रीमेंट्स पढ़ते हो, लेकिन थोड़ा इन डेप्थ हो गया। लेकिन जो ये ऑप्शन 1 और 4 है ये इजी था, मतलब इजी इस सेंस में कि ये आपको मालूम होना चाहिए था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब आप एग्रीमेंट भी पढ़ते हो तो ये एग्रीमेंट नहीं छोड़ना चाहिए। ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस, ये 1988 का बहुत ही पुराना और इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है और इंडिया भी इसमें एक पार्ट है। अब इसमें क्या था कि 48 डेवलपिंग कंट्रीज ने ये एग्रीमेंट साइन किया था। इसमें बोला गया था कि भाई ठीक है, हम एक दूसरे को इजी टैरिफ्स पर सामान देंगे ताकि हम लोग एक दूसरे की इकोनॉमी को बूस्टअप करें। दूसरी बात है जो 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। ये WTO करता है ट्रेड रिव्यू हर देश का कुछ कुछ बार। तो इंडिया का आखिरी बार हुआ था जो 6th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू 2015 में, और फिर 7वां कब हुआ 2021 में। तो 7वां कब हुआ बच्चे ट्रेड पॉलिसी रिव्यू 2021 में हुआ। अच्छा, उससे पहले जो 6th वाला हुआ था 2015 में। अब ट्रेड पॉलिसी रिव्यू में क्या होता है कि भाई क्या वो देश WTO के नियमों को फॉलो कर रहा है और ओवरऑल उसकी पॉलिसीज क्या बिजनेस के लिए अच्छी हैं, क्या वो किसी प्रकार से अनफेयर तो नहीं काम कर रहा है दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स के प्रति। तो इंडिया की यहाँ पे काफी तारीफ भी हुई थी कि भाई GST लाए, अच्छा किया, FDI के नियम आप लाए,
ईज किया आपने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और एफडीआई में भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपने रूल्स आसान बनाए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में इंडिया की तारीफ हुई थी। तो कुल मिला के ये ट्रेड पॉलिसी रिव्यू 2021 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ये तो मालूम होना चाहिए। तो फोर्थ का हो गया क्या आपका ए, फोर्थ का ए देखो किसमें है, फोर्थ का ए एक में है, और ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस 1988 का है, तो फर्स्ट का हो गया बी, फर्स्ट का बी भी इसमें है, तो यही हमारा डी सही जवाब है। चलो आगे देखें, अब क्या है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित है? देखो, जो किराना घराना है उस पे ये तीसरी बार 2024 में क्वेश्चन आ गया है, और ये मैंने एनालिसिस के दौरान ही आपको बता दिया, तीसरी बार आया। एक बार प्रभा अत्रे और गंगूबाई पे आया था, और एक बार आया था किस पे, भीमसेन जोशी, वो भी किराना घराना से हैं। तो ये जो किराना घराना है ये कहां से शुरू होता है, तो बंदे अली खान साहब ने इसकी शुरुआत की है, बंदे अली खान साहब ने इसकी शुरुआत की है। अब घराना क्या होता है कि जब कोई एक व्यक्ति किसी एक क्षेत्र से एक म्यूजिकल स्टाइल शुरू कर रहे हैं और बाद में उस म्यूजिकल स्टाइल को बहुत लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो एक घराना बनता है ना, उनसे ही उनके जो शिष्य सीख रहे हैं, तो एक घराना का निर्माण होता है। और जिस जगह पे वो शुरुआत होती है तो उस जगह पे घराना का नाम हो जाता है। जैसे किराना एक जगह है, किराना या कैराना उत्तर प्रदेश में, वहीं पे बंदे अली खान साहब ने इसकी शुरुआत की थी, इसलिए घराने का नाम पड़ गया किराना। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो कौन कौन है, तो एक है भीमसेन जोशी, इन पे आ चुका है, गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे इन पे भी आ चुका है, प्रभा अत्रे पे अभी भी आया, और एक गंगूबाई और प्रभा अत्रे का नाम कॉमनली दिया हुआ था एक बार एक क्वेश्चन में कि बताओ कौन सा घराना है। फिर अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान और हीरा भाई बड़ौदेकर। चलो भाई, तो ये सही जवाब हो गया। अगला देखो, तो जो साइंस के क्वेश्चन है वो साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने शिफ्ट को प्रॉपर रूप से एनालाइज किया, और हमको पता चला कि इजी टू मॉडरेट स्तर की शिफ्ट थी। टफ तो इसको बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, एक दो क्वेश्चन अगर टफ होते भी हैं तो पूरे आप शिफ्ट को टफ नहीं कह सकते, है ना। जनरली या बोलते हैं इसको एवरेज निकालो क्या है, तो इजी टू मॉडरेट है। तो मुझे आशा है इन एनालिसिस के माध्यम से आपको काफी फायदा हो रहा होगा। पढ़ते रहें, सिलेक्शन ले, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू।